हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपने देखा ही था, हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया था। आज हमारे वेव ऑप्टिक्स का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां पे जाके आप जरूर विजिट कर लीजिएगा। उसमें हमने वेव थ्योरी की फर्स्ट हिस्ट्री हमने स्टडी की थी, न्यूटन की कार्टेशियल थ्योरी। अब हम अपनी स्टडी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। हम जानेंगे वेव ऑप्टिक्स के और कौन कौन सी हिस्ट्री में कौन कौन से साइंटिस्ट ने इन पर काम किया है। तो देखिए, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि लाइट क्या है बच्चों, लाइट एनर्जी का एक फॉर्म होती है। ठीक है, ओके जी। अब वो जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी के ट्रेवल करने के कुछ तरीके होते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन की लाइट जो होती है एक लोकेशन से जनरेट होती है, जो कि सोर्स जनरेट करता है, और दूसरी लोकेशन तक वो कार्पस्कल्स के बेसिस पर जाती है। यानी कि कार्पस्कल्स एक तरह के टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो वहां तक उस एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, जैसे गोली ट्रांसफर करती है। उसी तरीके से एक दूसरे व्यक्ति ने उनको बताया कि लाइट जो होती है ना, वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक जाती है, बट कार्पस्कल्स के फॉर्म में ना जाकर वेव के फॉर्म में जाती है। तो फिर वहां से एक नई थ्योरी की शुरुआत हुई, जिसको हम बोलते हैं वेव थ्योरी। वेव थ्योरी ने कुछ ऐसे कंसेप्ट, ऐसे फिनोमेना हमको दिखाए जिसके बेसिस पर न्यूटन की कार्टेशियल थ्योरी क्या हो जाती है, फेल हो जाती। तो आज हम उन्हीं फिनोमेना के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जानते हैं, देखिए सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ लाइट में मैंने आपको बताया था न्यूटन कार्टेशियल थ्योरी। अब सेकंड जो थ्योरी थी वो भी काफी वंडरफुल थ्योरी थी, और अगर वो थ्योरी ना आती तो शायद ही हाइजन की थ्योरी, जो वेव थ्योरी है, वो फेल हो जाती। तो हाइजन की थ्योरी को सपोर्ट करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है मेरे बच्चों? यस, मैक्सवेल का है। तो मैक्सवेल ने क्या कहा था, थोड़ा सा उनके बारे में भी हम जान लेते हैं कि मैक्सवेल ने अपनी एक थ्योरी दी। उनकी थ्योरी भी वेव थ्योरी थी, बट उन्होंने लाइट को जो वेव कहा है वो एक तरह की ऑर्डिनरी वेव नहीं है, वो एक तरह की क्या है, आप लोगों की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। यानी कि लाइट में, आपकी जो लाइट होती है मेरे बच्चों, वो जो लाइट होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के क्या होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं, और इनके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। इसलिए ये वाली जब वेव ट्रेवल करती है तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। तो लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी। तो लाइट क्या होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, जिसको किसने बताया था मेरे बच्चों? यस, मैक्सवेल ने बताया था। इनका ये कहना है कि लाइट कैसे जनरेट होती है, तो लाइट ऑसिलेटिंग, जब कोई पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो उससे लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं। क्या निकलती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इनका ये प्रिंसिपल था कि एन ऑसिलेटिंग चार्ज कंटिन्यूअसली इमिट आउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी कि अगर चार्ज पार्टिकल कहीं पर भी ऑसिलेट हो रहा है तो उससे कौन सी वेव निकलेंगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेंगी। और इनका एक बड़ा यहां पर कहने का मकसद ये था कि ये जो वेव होती है ना, वो लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती, बल्कि क्या होती है, ट्रांसवर्स होती है। ठीक है, ये सारी चीजें किसने बताई थी हमको? मैक्सवेल ने बताई थी। अभी हम मैक्सवेल को थोड़ा साइड में कर देते हैं। अभी हम न्यूटन और न्यूटन की कार्टेशियल थ्योरी और हाइजन की थ्योरी में लड़ाई होने देते हैं। तो थोड़ा हम समझते हैं कि हाइजन की थ्योरी क्या है। देखो, हाइजन भाई साहब ने बताया कि पहली चीज तो लाइट वेव है, पार्टिकल नहीं है, क्या है, वेव है। और वेव का बिहेवियर आप लोग जानते हैं, वेव कैसे ट्रेवल करती है। वेव एक पैटर्न में ट्रेवल करती है। किस में ट्रेवल करती है? पैटर्न में। ठीक है भाई, ओके। तो इन्होंने कुछ पॉइंट्स हमको दिए और बताया कि लाइट का ऐसा ऐसा बिहेवियर होता है। यहां तक मैं इस लाइट को देख पा रहा हूं। तो उन्होंने बताया कि लाइट ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल। जैसे इनका ये मानना था कि न्यूटन साहब ने जो मैकेनिक्स में काम किया था, तो साउंड वेव जो होती है बच्चों, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। वैसे इन्होंने कहा कि लाइट भी एक तरह की लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। ठीक है, और उनका ये कहना था कि विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अब ये जो लाइट जब ट्रेवल करती है एक जैसी वेलोसिटी से ट्रेवल करती है, जब तक कि एक वो पर्टिकुलर होमोजेनियस मीडियम में ट्रेवल कर रही है। जैसे ही वो मीडियम चेंज हो जाता है तो बच्चों इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर है, लाइट ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन होमोजेनियस मीडियम। डन। दूसरा इन्होंने बताया कि डिफरेंट कलर्स आर ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ। जो हमको लाइट में डिफरेंट तरह के कलर्स दिखाई देते हैं, वो क्यों दिखाई देते हैं? तो उनका ये कहना था कि वेवलेंथ उनकी अलग अलग होती है। तो आपकी जो रेड कलर है इसकी वेवलेंथ बड़ी, और जो वॉयलेट कलर है इसकी वेवलेंथ कैसी होती है? छोटी होती है। तो जब दोनों की वेवलेंथ अलग अलग हैं
तो वेवलेंथ अलग अलग होने के कारण से आपके जो कलर्स भी जो होते हैं वो कैसे होते हैं, डिफरेंट। ठीक है, समझ में आ गया पॉइंट। तो डिफरेंट कलर आर ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ, तो वेवलेंथ अलग अलग होने के कारण कलर्स अलग अलग होते हैं। ठीक है भाई, एक तो ये चीज बताई। तीसरा इनका ये कहना था कि व्हेन एंटर आवर आई एंड गिव्स एनर्जी वी हैव सेंसेशन ऑफ लाइट। जब लाइट जो होती है हमारी आईज में एंटर करती है तो क्या होता है, उससे स्ट्राइक करने के बाद हमको क्या होता है, एक तरह का सेंसेशन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, देखना। ओके जी, अब देखिए, अब इनका एक बड़ा ही पॉइंट था कि देखो न्यूटन साहब की जो वेव थी, मैकेनिकल वेव, उनको ट्रेवल करने के लिए बच्चों किसकी आवश्यकता होती थी, मीडियम की। आपकी साउंड वेव है, उनको ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, यस मीडियम चाहिए, गैसेस चाहिए, या कोई ना कोई वेस्ट तो चाहिए। उसी तरह से अब हाइजन जी को भी बोलना था कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, तो इनको भी ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए होगा। तो इन्होंने बोल दिया कि इस यूनिवर्स में मेरे बच्चों, इस पूरे यूनिवर्स में क्या है, एक मीडियम है, और उस मीडियम को इन्होंने हाइपोथेटिकल मीडियम, मतलब उसकी कल्पना कर ली, उसको नाम दिया गया ईथर। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, द वेव आर फॉर्मेड इन अ हाइपोथेटिकल मीडियम, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया, ईथर नाम दिया, विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन यूनिवर्स इन फ्री स्पेस और वैक्यूम। तो पूरे यूनिवर्स में ये वाला जो ईथर है वो मीडियम फैला हुआ है। कुछ चीजें थी जो मेन चीजें थी जो इन्होंने क्या की, अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन की गई। अब बहुत सारी चीजें इस जो वेव थ्योरी जो हाइजन ने दी, वेव थ्योरी जो हाइजन ने दी, इसमें बहुत सारी चीजें तो सही थी और कुछ चीजें क्या थी, गलत थी। उसके बेसिस पर ये वेव थ्योरी भी कुछ टाइम तक नहीं चल पाई, लेकिन बहुत टाइम तक ये चली भी। ठीक है, क्योंकि न्यूटन की क्लासिकल थ्योरी को तो डेफिनेटली इसने क्या कर दिया था, फ्लॉप कर दिया था। अब वो कौन कौन से सक्सेस पॉइंट हैं और कौन कौन से फेलियर पॉइंट है, अब उनको हम समझते हैं और कैसे हाइजन की वेव थ्योरी को सपोर्ट मिला, आइए उसको देखते हैं। आइए बच्चों, अब हम समझते हैं कि हाइजन थ्योरी को ऐसे कौन से पॉइंट थे जो उनकी थ्योरी को सक्सेस बनाते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, और ऐसे कौन से पॉइंट थे जो उनको फेलियर बनाते हैं। आइए देखिए, सबसे पहली बात तो हाइजन थ्योरी इतनी वंडरफुल थ्योरी रही कि आज तक उन्होंने जो फॉर्मूले जो फिनोमेना एक्सप्लेन किए, अभी तक कोई भी उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये बहुत बड़ी बात थी। ऐसे कौन से फिनोमेना थे वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इस चैप्टर में उनको डिटेल में भी पढ़ेंगे। देखिए, पहले तो देखिए, इट कुड एक्सप्लेन इंटरफेरेंस, एक नया तरह का फिनोमेना, कल आपको बताया था। ओके, इंटरफेरेंस एक नया तरह का फिनोमेना होता है, डिफ्रैक्शन, और साथ ही देखो इन्होंने दो फिनोमेना तो नए तरह के प्रूव किए ही किए। ठीक है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, साथ ही इन्होंने पुराने वाले जो फिनोमेना थे, जैसे कि अपना रिफ्लेक्शन हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, उनको भी इन्होंने एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, तो ये इनका सक्सेस पॉइंट बना, और इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन न्यूटन की क्लासिकल थ्योरी इसको प्रूव नहीं कर सकती थी। तो सेकंड पॉइंट इन्होंने बताया कि इट प्रिडिक्ट दैट इन डेंसर मीडियम, तो इन्होंने क्या देखा कि डेंसर मीडियम में जाने पर जो वेवलेंथ होती है ना लाइट की, वो डिक्रीज हो जाती है। उससे क्या होता है, यस स्पीड भी डिक्रीज हो जाती है। देखो ये बड़ी वेवलेंथ तो इतना दूर चला, और ये छोटी वेवलेंथ तो इतना चला। तो देखो ना, आप एक सेकंड में ये इतना ट्रेवल कर रहा है और एक सेकंड में केवल इतना ही ट्रेवल कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसकी वेलोसिटी कम, इसकी वेलोसिटी ज्यादा। तो मीडियम चेंज हुआ, डेंसर मीडियम आया, तो स्पीड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इन्होंने ये यहां पर प्रिडिक्ट किया था। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटली हमको इस चीज को हम प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल डिक्रीज होती है। ठीक है भाई, अब तो ये वाले जो पॉइंट थे, इन पॉइंट्स के बेसिस पर इसको सपोर्ट मिला, और ये वाली थ्योरी काफी टाइम तक चली, जब तक कि आइंस्टाइन का जमाना नहीं आया था। बस आइंस्टाइन का जमाना आया, उसके बाद इनकी थ्योरी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो वेव थ्योरी एक्सप्लेन कर सकती है, और आइंस्टाइन ने जो थ्योरी बताई वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो थोड़ा तो और समझते हैं। देखो, अब मैं आपको बताता हूं फेलियर पॉइंट क्या है, हाइजन थ्योरी के फेल होने के पॉइंट क्या क्या है। देखो, पहला पॉइंट तो ये है कि अब जो नई प्रकार की थ्योरी आई, जैसे आपको मैं बताऊं कि आपका एक फिनोमेना होता है पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन एक ऐसा फिनोमेना होता है जो आपकी जो हाइजन थ्योरी है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। किस तरह का फिनोमेना है, तो मैंने आपको कल बताया था कि एक तरह का क्रिस्टल होता है, और जब उस क्रिस्टल को हम ऐसे रखते हैं तो ये वेव इसमें से इंटर कर जाती है। अगर हम इस क्रिस्टल को ऐसे कर देते तो वेव इसमें से इंटर नहीं कर पाती है, राइट। क्योंकि इन्होंने क्या बोला कि लाइट क्या है, लॉन्गिट्यूडनल। अगर वो लॉन्गिट्यूडनल है तो वो इसमें से जा रही है, और ऐसे कर रहे हैं तो नहीं जा रही है, क्योंकि इन्होंने लॉन्गिट्यूडनल बोला। अब इस चीज से क्या हो रहा था, इनकी थ्योरी में प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो
उसको किसने सपोर्ट किया? यस, मैक्सवेल ने सपोर्ट किया। क्या बोलकर? कि लाइट जो है ना वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। कैसी वेव्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन होते हैं, उनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन होते हैं, जब क्रिस्टल इसके सामने आता है तो ये वाइब्रेशन ऐसे ऐसे आ रहे हैं, तो इस पर पड़ते हैं तो ये इसमें से निकल जाते हैं। लेकिन जब आप इसको ऐसे कर देते हो तो ये वाइब्रेशन यहां पर रुक जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी जो वेव है, कौन सी? लाइट वेव, वो एक तरह की लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है, वो ट्रांसवर्स वेव्स है। कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स, यानी कि उसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है? डायरेक्शन होती है। तो जब इस डायरेक्शन में रखते हो तो पास होता है, इस डायरेक्शन में रखते हो तो पास नहीं होता है। सिंपल सी बात है। ओके, लेकिन फिर भी ये है क्या? है तो वो बेबी, है तो वो बेबी, इसलिए वेव थ्योरी बच गई। अगर वो वेव ना बोल के कुछ और बोल देते तो दिक्कत हो जाती, वहीं खेल खत्म हो जाता। ठीक है, तो पोलराइजेशन एक तरह का फिनोमेना होता है जो हमको बताता है कि लाइट के पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। इसी तरह से एक नए फिनोमेना के बारे में हमने देखा, इसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए एक नई तरह की थ्योरी बनी, इसको हम बोलते हैं क्वांटम थ्योरी। ठीक है, आइंस्टाइन के टाइम पर वो थ्योरी बनी, क्वांटम थ्योरी। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमको क्या बताता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमको ये बताता है कि जब किसी सरफेस पर आप लाइट को डालते हो, ज्यादा लाइट को डालते हो तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, कम लाइट को डालते हो तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे का क्या रीजन है? कोई भी एक्सप्लेनेशन हाइजन थ्योरी नहीं दे पाती है, इसलिए ये वाले फिनोमेना को भी हाइजन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। उसके लिए नए तरह के फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए नई थ्योरी हमको बनानी पड़ी। ठीक है, ओके जी। इसी तरह से क्वांटम इफेक्ट भी होता है। तो कुड नॉट एक्सप्लेन पोलराइजेशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड लाइट इज द ट्रांसफर। तो लाइट कैसी होती है? ट्रांसफर होती है, ना कि लॉन्गिट्यूडनल होती है, क्योंकि ट्रांसफर किससे प्रूफ हो गया? पोलराइजेशन से प्रूफ हो गया। डन। इसी तरह से अब अगली चीज इन्होंने अपनी थ्योरी में मेंशन की हुई थी कि भी इस यूनिवर्स में, बच्चों इस यूनिवर्स में क्या होता है? एक मीडियम होता है जिसका नाम उन्होंने क्या रखा? ईथर रखा। अब जब उनसे पूछा गया कि भाई ईथर कहां है, तो कुछ उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिए वगैरह। तो उन्होंने कहा कि जैसे हम अर्थ पर रहते हैं और अर्थ में चारों तरफ एयर है, क्या वो एयर आपको दिखती है? तो हम बोलते हैं नहीं दिखती। बात तो सही है, लेकिन जब हम अर्थ से बाहर जाते हैं तो हमको गैसों का एक भवंडर टाइप का दिखता है, गैसों की लेयर दिखती है, तो हम बता सकते हैं कि हाँ देखो वो गैस है, यानी कि वहां एयर है, क्योंकि हम उससे अर्थ से बाहर चले गए तो हमने उसको दिखा लिया। अब भाई साहब हम इस यूनिवर्स में रहते हैं और इस यूनिवर्स से हम बाहर जा नहीं सकते, तो हम आपको दिखा नहीं सकते कि ईथर कैसा दिखता है। अरे भाई बात तो सही है, लेकिन फिर आगे जाके एक वैज्ञानिक है जिनका नाम क्या है? साइंटिस्ट माइकलसन मॉर्ले। उन्होंने क्या प्रूव कर दिया? ठीक है सुनो, अब मैं आपको बताता हूं। जैसे इन्होंने क्या किया कि उसके एग्जिस्टेंस को बताने के लिए इन्होंने एक बर्तन टाइप का लिया, उसमें पानी भर दिया। अब पानी भरने के बाद उसको ऐसे उन्होंने घुमाया। तो जब हम पानी को घुमाएंगे, पानी एक मीडियम है, क्योंकि इन्होंने मीडियम की कल्पना की है, ठीक है, हाइपोथेटिकल मीडियम की कल्पना की है, ठीक है। तो इन्होंने ऐसे मीडियम को घुमाया, पानी को चलाया, तो उसमें क्या बन रहा था? ड्रैग बन रहा था। क्या बन रहा था? ड्रैग। अब बात को समझिए कि ये इस विशाल यूनिवर्स में, इतने बड़े यूनिवर्स में बच्चों, हमारी अर्थ है और अर्थ घूम रही है, और आप कहते हो कि ये चारों तरफ मीडियम है, तो ये उसी मीडियम में तो घूम रही है। तो घूमती हुई चीज आप आसपास में क्या बनाएगी? ड्रैग बनाना चाहिए, बट यहां पर तो कोई ड्रैग नहीं दिख रहा है। तो ये वाली चीज माइकलसन मॉर्ले ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करती, जो इस बात की घोषणा करती, इस बात को मानने के लिए कहती है कि इस पूरे यूनिवर्स में ईथर जैसी कोई चीज नहीं होती है। और मैक्सवेल ने भी ये कहा कि इन वेव्स को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की, हाइपोथेटिकल मीडियम की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ये वाली जो वेव्स होती हैं वो कहां से पैदा होती हैं? एक्सेलरेटेड चार्ज से पैदा होती हैं, और इनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, जो कि हमारे मैक्सवेल ने भी बताया था। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट क्या था? देखो अगला पॉइंट भी काफी इंटरेस्टिंग है। अगला पॉइंट इन्होंने कहा कि एनर्जी ऑफ वेव डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। देखो हाइजन की जितनी भी थ्योरी है ये पूरी की पूरी ये किस पर डिपेंड करती है? एक सिंपल कंसेप्ट पर डिपेंड करती है। वो कंसेप्ट क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। यानी कि ये जो हमारी वेव होती है, इसका जो भी एम्पलीट्यूड होगा वो एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगा। ओके, तो ज्यादा एम्पलीट्यूड ज्यादा एनर्जी, कम एम्पलीट्यूड कम एनर्जी। ठीक है, तो आइए, तो इनका ये कहना था कि एनर्जी ऑफ वेव डज नॉट डिपेंड। ठीक है, जो नई थ्योरी बनी, हमारी फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी बनी, वहीं पर हमने ये प्रूव किया कि एनर्जी जो होती है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करती है।
अगर ऐसा होता तो ज्यादा एनर्जी वाली लाइट डालते तो इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए था, लेकिन कम एनर्जी वाली लाइट डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। कैसे हो रहा है बताओ, नहीं बता पाए। तो इसका मतलब वहां से ये क्लियर तो हो गया कि आपकी जो एनर्जी वाला कंसेप्ट है वो हमारे इस फिनोमेना में काम नहीं कर रहा है, कोई दूसरा चीज काम कर रहा है, वो हम अभी आपको बताएंगे। तो इनका ये हुआ कि एनर्जी ऑफ वेव डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स एम्पलीट्यूड, तो वो किस पर डिपेंड करती है। तो इनका ये कहना था कि जो एनर्जी जो होती है ना वो किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, तो वहां से एक नई चीज हमको सीखने को मिली, किस पर डिपेंड करती है एनर्जी, फ्रीक्वेंसी पर, ना कि एम्पलीट्यूड पर। अगली चीज, अब इन्होंने क्या कहा था कि जो लाइट वेव होती है उनकी वेवलेंथ अलग होने से उनके कलर अलग अलग होते हैं। यस, हाँ, फिर एक नई चीज आगे हमने देखी। देखो आप एक काम करो, आप ये कहते हो, दोनों बात आप कहते हो। आप यहां पर क्या कह रहे हो सक्सेस पॉइंट में कि डेंसर मीडियम में जाने पर वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है, राइट, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो, ठीक है। और आपने इससे पहले एक बात क्या कही थी कि हाँ, जो आपकी बड़ी वेवलेंथ है उसको बोला आपने रेड कलर, जो छोटी वेवलेंथ है उसको आपने बोला वॉयलेट कलर। और वेवलेंथ अलग अलग होने से कलर अलग अलग होते हैं। तो मैं ये रेड कलर की लाइट को काय में डाल रहा हूं, पानी के अंदर डाल रहा हूं, वाटर में डाल रहा हूं। तो अभी इसकी वेवलेंथ बड़ी है, वाटर में जाने पर आपके अनुसार इसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो ये छोटी हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है, लेकिन यार क्या इसका कलर चेंज हुआ, अरे यार कलर तो चेंज नहीं हुआ, रेड का रेड ही रह गया। लेकिन आपके अनुसार वेवलेंथ छोटी हो जाती है, और छोटी वेवलेंथ का नाम क्या है, वॉयलेट। तो कलर क्यों चेंज नहीं हुआ, इसका इनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन आइंस्टाइन के पास था, उन्होंने कहा कि कलर डज नॉट डिपेंड वेवलेंथ। तो उन्होंने ये कहा कि कलर जो होते हैं वो वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करते हैं, बल्कि किस पर डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं। ठीक है भाई, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हाइजन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, उसकी वजह से इसको फेल होना पड़ा, नई थ्योरी चली। बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए भी कुछ ऐसे पॉइंट थे जो हाइजन की थ्योरी, जैसे इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, इन सबको वो क्या कर नहीं सकती है, प्रूव नहीं कर सकती है। तो वो सारी चीजें जो होंगी ना, वो सारी चीजें जो होंगी वो हम आगे आने वाले डुअल नेचर वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे। फिलहाल आपको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में उन्होंने फोटोन की कल्पना की। किसकी कल्पना की, फोटोन। फोटोन के पास क्या नहीं होता, मास नहीं होता, मास नहीं होता, ये एक एनर्जी का पार्टिकल होता है जिसके अंदर बहुत सारी वेव पड़ी रहती हैं, और जब वो किसी चीज से टकराता है तो फट जाता है, उससे बहुत सारी वेव्स क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती हैं। और उसी से ही इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या किया, एक्सप्लेन किया। वट पूछा गया, इंटरफेरेंस प्रूव करो, नहीं कर पाए, डिफ्रैक्शन प्रूव करो, तो ये नहीं कर पाए। तो उस वजह से ऐसी कुछ चीजें, फिनोमेना है जो हाइजन थ्योरी एक्सप्लेन करती है, फोटो इलेक्ट्रिक क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, और कुछ ऐसे फिनोमेना है जो क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन करती है, हाइजन थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। इसलिए वहां से ये हमको पता चला कि लाइट का एक तरह का नेचर नहीं होता बच्चों, दो तरह का नेचर होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो आज हम लोगों ने हाइजन थ्योरी को भी बहुत अच्छे से समझ लिया कि उसके सक्सेस पॉइंट क्या है और फेलियर पॉइंट क्या है और उनकी थ्योरी क्या है। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये स्टडी करेंगे कि ये जो वेव होती है वो आगे मीडियम में कैसे ट्रेवल करती है, उसके ट्रेवल करने का तरीका क्या होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।